दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन ज्ञानवर्धक कहानी का श्रवण करा रहे हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक कुंभलगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, जो अपनी न्याय प्रियता, पराक्रम तथा औदासीनता के लिए बड़े ही प्रसिद्ध थे। उस राजा के 7 पुत्र थे। 6 राजाओं का विवाह हो चुका था। 7वां राजकुमार अभी कंवारा था और उसके लिए वधू की तलाश जारी थी। एक दिन वह राजकुमार महल में बैठा हुआ था। तभी उसे बड़े जोर की प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो वहां उसे कोई भी नौकर दिखाई नहीं दिया। उस राजकुमार को छोटी रानी दिखाई दी। तो छोटे राजकुमार ने छोटी रानी से कहा कि भाभी, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। छोटी रानी ने इसे अपना अपमान समझा। उसने सोचा कि महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की मुझसे पानी मांगने की हिम्मत कैसे हुई। छोटी राजकुमारी ने व्यंग भरे स्वर में कहा कि छोटे राजकुमार, तुम मुझसे इस प्रकार पानी लाने के लिए कैसे कह सकते हो। यदि तुम्हारा दिमाग इतना ही ऊंचा है तो जाओ और अपनी सेवा करने के लिए रानी पद्मिनी को ले आओ। अब छोटे राजकुमार को छोटी रानी से इस तरह के उत्तर की उम्मीद नहीं। छोटी राजकुमारी की व्यंग भरी बातें सुनकर छोटा राजकुमार चिढ़ गया। राजकुमार बोला कि ठीक है भाभी, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं ले आऊंगा तब तक मैं इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब तो दोनों के अहंकार के कारण उस छोटी सी बात ने उग्र रूप धारण कर लिया। छोटे राजकुमार ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह रानी पद्मिनी को लेकर ही आएगा। लेकिन रानी पद्मिनी तक पहुंचना आसान काम नहीं था। रास्ते में जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र और न जाने क्या क्या पड़ते थे। किंतु छोटा राजकुमार तो रानी पद्मिनी को लाने का संकल्प कर चुका था। वह संकल्प पत्थर की लकीर के समान था। अब इधर मंत्री का लड़का उसका दोस्त था। उसने उसी समय मंत्री के लड़के को बुलवाया और उसे सारी बात बताई और 2 घोड़े तैयार करने के लिए कहा गया। मंत्री के लड़के ने छोटे राजकुमार को बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन छोटे राजकुमार ने मंत्री के लड़के की कोई बात नहीं सुनी और वह अपने हट पर अड़ा रहा। छोटे राजकुमार ने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रानी पद्मिनी के बिना इस राजमहल में पैर नहीं रखूंगा। यदि तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मंत्री का लड़का बोला, नहीं राजकुमार, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। मैं तो तुम्हें केवल रास्ते में आने वाली मुश्किलों के बारे में बता रहा था। इसके बाद 2 घोड़े तैयार किए गए। उसके बाद राजकुमार और मंत्री का लड़का अपने राज्य से रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने राजकुमारी पद्मिनी के बारे में पता लगाया तो मालूम हुआ कि राजकुमारी पद्मिनी यहां से काफी दूर एक द्वीप में रहती है और उस द्वीप पर पहुंचने के लिए सागर पार करना पड़ता है। और फिर राजकुमारी पद्मिनी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा रहता है और उस किलेबंदी को तोड़ना, महल में प्रवेश कर पाना संभव नहीं। मंत्री के लड़के ने राजकुमार को एक बार फिर से समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में न डाले। राजकुमार ने कहा कि जब एक बार तीर तरकस से छूट जाता है तो वापस नहीं आता। राजकुमार की यह बात सुनकर मंत्री का लड़का चुप रहा। अब वह दोनों ही अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उस द्वीप की ओर रवाना हो गए जहां रानी पद्मिनी रहती थी। उसके बाद वे दोनों वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें शाम हो गई।
तभी उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दी। राजकुमार ने कहा कि हम आज की रात इस बाग में बिताकर कल सुबह आगे चल पड़ेंगे। मंत्री के लड़के ने बाग में इधर उधर नजर डालकर देखा और कहा कि राजकुमार, मुझे तो यहाँ कोई खतरा दिखाई देता है। मेरा सुझाव है कि हम लोग यहाँ ना रुककर आगे कहीं किसी और स्थान पर रुकेंगे तो अच्छा रहेगा। राजकुमार उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला कि तुम बड़े डरपोक हो, हमें यह क्या खतरा हो सकता है? देखो यह कितना हरा भरा और सुंदर बाग है। मंत्री के लड़के ने कहा कि राजकुमार, आप माने या ना माने, मुझे तो लग रहा है कि यहां रुकना ठीक नहीं है। राजकुमार ने मंत्री के लड़के की बात नहीं मानी और अपने घोड़े को उस सुंदर बाग के फाटक के अंदर बढ़ा दिया। बेचारा मंत्री का लड़का भी राजकुमार के पीछे पीछे बाग में चला गया। दोनों के उस बाग में घुसते ही उस बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। इस प्रकार अचानक अपने आप बाग के फाटक को बंद होते देखकर राजकुमार और मंत्री के लड़के की ऐसी हालत हो गई कि काटो तो खून नहीं। मंत्री के लड़के ने राजकुमार से कहा, यह क्या हो गया? मैंने आपसे कहा था कि यहां ठहरना ठीक नहीं है, पर आप नहीं माने। उसका नतीजा देख लिया ना। राजकुमार ने कहा कि अब वह सब छोड़ो, अब यह सोचो कि इस मुश्किल से निकलने के लिए हम क्या करें। मंत्री का लड़का बोला कि अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़े को यहीं पेड़ों से बांध दें और किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं। दोनों ने यही किया। घोड़ों को एक पेड़ से बांधकर वह दोनों एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप उस पेड़ पर बैठ गए। रात का अंधकार फैल गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजकुमार को नींद आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि हवा में कुछ उड़ता हुआ चला आ रहा है। यह देखकर दोनों ही घबरा गए। वह एक परी थी जो उसी बाग में आकर उतरी। उस परी ने नीचे खड़े होकर अपने चारों ओर देखा। तभी इधर उधर से कई परियां वहां पर आ गई। उनके हाथों में पानी से भरे बर्तन थे। उन्होंने वहां पानी का छिड़काव किया। वह पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से पूरा बाग खुशनुमा हो गया। अब तो उन दोनों की नींद उड़ गई और वे दोनों उस पेड़ पर बैठकर देखने लगे कि वह परियां आगे क्या करती हैं। तभी उन्होंने देखा कि हवा में उड़ती एक परी आ रही थी। इस समय कुछ परियां और आ गई। हाथों में कीमती कालीन थे। देखते ही देखते उन्होंने वह कालीन जमीन पर बिछा दी। फिर जाने क्या किया कि वह सारा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। तभी आसमान से कुछ और परियां एक सिंहासन लेकर उस बाग में पहुंची। उस रत्न जड़ित सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रखा गया। इसके बाद सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो गई। राजकुमार ने अपनी आंखें मली। वह सोच रहा था कि कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रहा। मंत्री का लड़का बार बार अपने आप को इस बात के लिए धिक्कार रहा था कि उसने राजकुमार की बात आखिर क्यों मानी। लेकिन अब क्या हो? आसमान में गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर की तरफ देखा तो एक उड़न खटोला उनकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा। वह उड़न खटोला उस बाग में आकर उतरा। उस उड़न खटोले से सजी धजी एक बहुत ही सुंदर परी बाहर आई। सारी परियों ने मिलकर उसका अभिवादन किया और बड़े आदर भाव से उसे सिंहासन पर आसीन कर दिया। वहां पर थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर परियों की राजकुमारी ने ताली बजाई। इसके बाद एक परी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। परियों की राजकुमारी ने बड़ी शालीनता से कहा कि जाओ और उसको लेकर आओ। वह परी वहां से चलकर उसी पेड़ की ओर आने लगी जिस पेड़ पर राजकुमार और मंत्री का लड़का बैठे हुए। यह देखकर उन दोनों की जान सूख गई। इस समय उन दोनों के दिमाग में यही चल रहा था कि वह अपने भाग्य में क्या लिखा कर आए थे जो ऐसे संकट में फंस गए। वह परी उसी पेड़ के नीचे आई
जिस पेड़ पर राजकुमार और मंत्री का लड़का बैठे हुए थे। उसने राजकुमार की ओर इशारा करके कहा कि नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें याद किया है, जल्दी नीचे उतर आओ, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही है। अब राजकुमार के पास उस परी के साथ राजकुमारी के पास जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। राजकुमार पेड़ से नीचे उतरा। राजकुमार के साथ साथ मंत्री के लड़के को भी पेड़ से नीचे उतरना पड़ा। मंत्री का लड़का वहीं पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वह परी राजकुमार को अपने साथ लेकर चल पड़ी। मंत्री का लड़का राजकुमार को परी के साथ जाते देख रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं अब राजकुमार के साथ क्या होगा। राजकुमार और वह परी दोनों ही परियों की राजकुमारी के पास पहुंचे। परियों की राजकुमारी ने राजकुमार को अपने सिंहासन पर बैठने के लिए जगह दी और राजकुमार से कहा कि आओ बैठ जाओ, लेकिन सिंहासन पर बैठने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। राजकुमारी थोड़ी देर चुप रहकर कहा कि तुम कौन हो। राजकुमार ने धीरे से कहा कि मैं एक राजा का बेटा हूं। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा तो तुम राजकुमार हो। राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। परियों की राजकुमारी ने कहा कि देखो, यहां से कोसों दूर हमारा राज्य है। मैं वहां की राजकुमारी हूं। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहां आए। आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की ओर एकटक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने अपने आप को संभाला। राजकुमार की ऐसी हालत देखकर राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। फिर वह परियों की राजकुमारी बोली कि राजकुमार, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। यह सब सुनकर राजकुमार पर तो मानो बिजली गिर पड़ी। उसने कहा कि यह नहीं हो सकता। राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा कि क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि राजकुमारी, मैं राजकुमारी पद्मिनी की तलाश में निकला हूं। मैं राजकुमारी पद्मिनी से विवाह करने की प्रतिज्ञा ली है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाएगी तब तक मैं अपने महल का अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजकुमारी ने बड़े शांत स्वर में कहा, तो यह बात है। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, परंतु मेरी एक शर्त है। राजकुमार ने कहा कि आपकी वह शर्त क्या है? राजकुमारी बोली कि रानी पद्मिनी को लेकर तुम यहां आओगे और मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओगे। राजकुमार ने कहा कि इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। परियों की राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली कि राजकुमार, रानी पद्मिनी तो द्वीप पे रहती है। तुम रानी पद्मिनी के पास कैसे पहुंचोगे? वहां पहुंचना हंसी खेल नहीं। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है और उस द्वीप का रास्ता उस जादू की नगरी से होकर जाता है। जादू की नगरी में तुम्हें कोई भी अपने जादू में फंसा लेगा और उसके बाद तुम वहां से कभी भी निकल नहीं पाओगे। राजकुमार ने हैरान होकर पूछा, तब मुझे क्या करना चाहिए? राजकुमारी बोली कि उसकी चिंता तुम ना करो। यह लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूं। जब तक तुम इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहने रहोगे तब तक तुम पर किसी के जादू का कोई भी असर नहीं होगा। इतना कहकर राजकुमारी ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी ने एक अंगूठी राजकुमार को दे दी और कहा, तुम्हारी यात्रा सफल हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए अपना सिर झुकाया। परियों की रानी अपने उड़न खटोले पर बैठकर वहां से चली गई। दूसरी परियों ने भी सारा सामान समेटा और वह भी अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थान कर गई। परियों की राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से पर खुशी खुशी वहां आया
जहां मंत्री का लड़का बड़ी व्याकुलता से उसकी प्रतिज्ञा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौट आया देखकर मंत्री के लड़के की जान में जान आई। मंत्री का लड़का यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था कि राजकुमार के साथ वहां क्या क्या हुआ। राजकुमार ने उसे अपनी आप बीती सुनाई और सुनाकर कहा कि दोस्त, यह तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव था, अभी तो न जाने कितने पड़ाव और आएंगे। मंत्री का लड़का गंभीर होकर बोला कि राजकुमार, हम यहां से तो राजी खुशी निकल आए, पर आगे हमें और सावधान रहना चाहिए। राजकुमार बोला, देखो, कभी कभी बुराई में भी भलाई निकल आती है। इधर अब सुबह हो चुकी थी। उसके बाद उन दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर वहां से चल पड़े। मंत्री का लड़का मन ही मन सोचने लगा कि राजकुमार ने बैठे बिठाए यह क्या मुसीबत मोल ले ली। अब तो दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से आगे बढ़े। चलते चलते कुछ आगे जाने पर उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा घना जंगल था और उन्हें कहीं से भी आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वे दोनों अभी सोच ही रहे थे कि वह आगे कैसे बढ़ा जाए कि तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक आदमी दिखाई दिया जो कि अपने पशुओं को चरा रहा था। वे दोनों उस आदमी के पास पहुंचे और उस जंगल को पार करने के लिए रास्ते के बारे में पूछा। उसने जंगल के बारे में बताते हुए कहा कि यह जंगल बहुत ही घना है, इसमें जंगली जानवर घूमते हैं, इस जंगल को पार करना हंसी खेल नहीं। उसने बताया कि जंगल के किनारे किनारे थोड़ा आगे जाने पर आपको जंगल के अंदर जाने का रास्ता दिखाई दे जाएगा। आप चाहें तो उस रास्ते पर चलकर जंगल को पार करने की कोशिश कर सकते हैं। जब उन्हें उस आदमी से यह जानकारी मिली तो मंत्री के लड़के का दिल दहल उठा। उसने राजकुमार की ओर देखा, पर राजकुमार तो जान हथेली पर लेकर महल से निकला था। मंत्री के लड़के के मन की हालत को समझते हुए राजकुमार ने कहा कि अगर हम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद दोनों रास्ता ढूंढकर उस जंगल में घुस जाते हैं। जैसा इस जंगल के बारे में उस आदमी ने बताया था, उन्होंने उसे ठीक वैसा ही पाया। आगे आगे राजकुमार और पीछे पीछे मंत्री का लड़का चल रहा था। जानवरों की आवाजें आ रही थी। वह लोग बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोक लिया और खड़े होकर देखा तो सामने एक बाघ खड़ा था। लेकिन जब मौत सामने आती है तो कायर भी सूरवीर बन जाता है। यहां भी वही हुआ। मंत्री के लड़के ने आप देखा ना ताप घोड़े से उतरा और अपनी तलवार से उस बाघ पर बड़ी जोर का वार किया। राजकुमार ने भी भाले से उस पर हमला किया और बाघ वहीं ढेर हो गया। खतरे से सामना होने के बाद अब वह दोनों और भी भौचक्के हो गए। बहुत से जानवर उनके पास से गुजरे, पर वे उतने खूंखार नहीं थे। घोड़े को देखकर वे उनके रास्ते से हट गए। वे दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें इस बात का पता नहीं चल रहा था कि वह दोनों कितना जंगल पार कर चुके हैं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके सामने जंगल ने हार मान ली। जंगल समाप्त हुआ और खुला मैदान आ गया। दिन ढल गया था। मंत्री के लड़के ने कहा कि अब हमें यहीं पर कोई अच्छी जगह देखकर ठहर जाना चाहिए, यही ठीक रहेगा। हम लोगों की ताकत जवाब दे रही है और हमारे घोड़े भी पसीनों से तरबतर हो रहे हैं। राजकुमार ने उसका प्रस्ताव मान लिया और कुछ कदम आगे बढ़ने पर उन्होंने एक पेड़ों के झुरमुट में डेरा डाला। दोनों ने खाना खाया। मंत्री के लड़के ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूं, आज की रात मैं सोऊंगा और आप पहरा देना। राजकुमार बोला, ठीक है, तुम सो जाओ। वे दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। लेकिन थके होने पर भी मंत्री के लड़के की आंख नहीं लगी। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। थोड़ी देर चौकीदारी करके राजकुमार जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा, राजकुमार को नींद आ गई।
मंत्री के लड़के ने यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, पर वह क्या कर सकता था। राजकुमार राजा का बेटा था और वह उसका नौकर। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था और इसी के लिए वह उसके साथ आया था। जैसे तैसे सवेरा हुआ, मंत्री के लड़के ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार बोला, दोस्त, मैंने बहुत कोशिश की कि जागता रहूं, पर मैं इतना थक गया था कि ना चाहते हुए भी मेरी पलकें भारी हो गई और नींद ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। मंत्री के लड़के को अब उस पर क्रोध नहीं, दया आई और उसने कहा, कोई बात नहीं। फिर राजकुमार का दिल रखने के लिए मुस्कुराकर कहा कि ईश्वर को धन्यवाद दो कि रात को कोई दुर्घटना नहीं हुई। उसके बाद तैयार होकर वह दोनों दोस्त फिर आगे बढ़े। उन्हें चलते चलते काफी समय हो गया तो उन्हें आगे एक नगर दिखाई दिया। अब उस नगर को देखकर मंत्री के लड़के का माथा ठनका। राजकुमार तो भूल गया था, पर मंत्री के लड़के को याद था कि परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में जादू की एक नगरी पड़ेगी। ऐसा लग रहा था कि यह वही जादू की नगरी है। उसने राजकुमार से कहा कि हम इस नगरी के किनारे के रास्ते से निकल चलते हैं, हम बस्ती में न जाएं तो ठीक रहेगा। राजकुमार बोला कि यह क्या बात हुई, इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में घूम रहे हैं, जैसे तैसे तो एक नगर आया है और तुम कहते हो कि इससे बचकर निकल लेते हैं। राजकुमार बोला, यह नहीं होगा, हम बस्ती में जरूर जाएंगे। एक राजकुमार तुम्हारे साथ है और तुम फिर भी घबरा रहे हो। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का लड़का मुस्कुराया, लेकिन चुप ही रहा। राजकुमार की इच्छा के आगे मंत्री के लड़के की एक नहीं चली और दोनों ने उस नगरी में प्रवेश किया। उस नगरी की बनावट और सजावट को देखकर राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। वह बोला, दोस्त, तुम ऐसी सुंदर नगरी देखने के आनंद से वंचित होना चाहते थे। ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसे बगीचे कहां देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे वे दोनों उस नगर के भीतर बढ़ते गए। अचानक भांति भांति के फूलों से सजे एक बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े से नीचे उतरा और बगीचे की शोभा को निहारने लगा। तभी अचानक से एक बुढ़िया दौड़ी हुई आई और राजकुमार से लिपट कर रोने लगी और बोली, मेरे बेटे, तुम कहां चले गए। यह सब देखकर राजकुमार अचंभित रह गया। वह सोचने लगा कि आखिर यह माजरा क्या है। तब राजकुमार बोला कि तुम चाहती क्या हो। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तुम कुछ देर के लिए मेरे घर के अंदर चलो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। उस बुढ़िया की बातों से राजकुमार इतना ही समझ पाया कि शायद इस बुढ़िया का बेटा कहीं चला गया है और यह मुझे अपना बेटा समझ रही है। राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो गया। मंत्री के बेटे ने मना किया, पर वह नहीं माना। राजकुमार ने मंत्री के लड़के से कहा कि तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर राजकुमार बुढ़िया के साथ चल दिया। अब जैसे ही वह घर के अंदर घुसे, दरवाजा एकदम से बंद हो गया। इस प्रकार अचानक दरवाजे को बंद होते देखकर मंत्री के लड़के को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मंत्री के लड़के ने दरवाजे पर जाकर उसे कई बार खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने मन ही मन सोचा कि लगता है कि यह एक नई मुसीबत सर पर आ गई। राजकुमार को आवाज दी, मगर अंदर से कोई नहीं बोला। अब वह राजकुमार के आने का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई, ना ही राजकुमार बाहर आया। दूसरी ओर घर के भीतर जो हुआ, मंत्री का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बुढ़िया एक जादूगरनी थी। उसने देख लिया था कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिसके कारण राजकुमार पर जादू का प्रभाव नहीं हो सकता था। इसलिए जैसे ही उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा, उसी समय उसने राजकुमार की उंगली से वह अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके बस में था। घर के भीतर जाते ही उसने राजकुमार को एक मक्खी बना दिया।
वह मक्खी जाकर के सामने की दीवार पर बैठ गई। कुछ देर बाद बुढ़िया राजकुमार को एक मक्खी से उसके असली रूप में ले आई। उसके बाद वह हंसते हुए बोली कि आज बहुत दिनों के इंतजार के बाद तुम जैसा आदमी मिला है। जब राजकुमार ने उसे देखा तो उसका मुंह खुला की खुला रह गया। अब उसे वहां पर बुढ़िया नहीं बल्कि एक सुंदरी नजर आ रही। वह हैरान होकर यह सोच रहा था कि उस बुढ़िया की जगह यह सुंदरी कहां से आ गई। वह बुढ़िया कहां गई जो उसे यहां लाई। राजकुमार कभी उस सुंदरी को देखता, कभी घर पर इधर उधर नजर डालता, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह सुंदरी बोली कि राजकुमार, मैं तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जब राजकुमार ने उस सुंदरी की शर्त के बारे में पूछा तो वह सुंदरी बोली कि इतनी जल्दी क्या है, चलो आओ पहले मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर कहा कि मुझे जाने दो, मैं यहां रुक नहीं सकता। वह सुंदरी बोली ठीक है, यदि तुम मेरी शर्त को मान लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन पहले तो मेरे साथ चौपड़ खेलो। अब राजकुमार को सुंदरी के साथ में चौपड़ खेलने बैठना पड़ा। दोनों चौपड़ खेलने लगे। खेलते खेलते राजकुमार ने उस सुंदरी से पूछा कि आपकी शर्त क्या है। उस सुंदरी ने कहा कि पहले तुम यह बताओ कि तुम यहां क्यों नहीं रुक सकते और जल्दी से जल्दी यहां से जाना क्यों चाहते हो। राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया और बोला मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचकर राजकुमारी पद्मिनी से मिलना है। वह सुंदरी बोली कि राजकुमार, वह तो ठीक है, पर तुम वहां पहुंचोगे कैसे। राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी के महल के बाड़े बंदी की बात सुन चुका था, फिर भी उसने अनजान बनकर कहा क्यों नहीं पहुंच सकता, इसमें क्या मुश्किल है। फिर वह बोली कि अगर किसी तरह तुम उस द्वीप पर पहुंच भी गए तो राजकुमारी पद्मिनी से मिल नहीं सकते। राजकुमार ने कहा कि मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वह बोली नहीं, तुम चिंता मत करो, इसकी नौबत नहीं आएगी। राजकुमार, मैं तुम्हें एक काला और एक सफेद बाल देती हूं। इनकी खासियत यह है कि जब तुम काले वालों को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आ जाएगी, और जब तुम सफेद वालों को जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। वे हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे, तुम जो कहोगे वह वही करेंगे। वह चुप रहा। इसके बाद वह सुंदरी बोली, इस सब के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजकुमार ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि वह शर्त क्या है। वह बोली कि जब तुम पद्मिनी को लेकर लौटोगे तो मुझे भी शादी करके अपने साथ अपने राज्य को लेकर जाओ। राजकुमार ने कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। वह सुंदरी बोली कि राजकुमार, तुम्हारे अंदर कितनी आग भड़क रही है, जाने के लिए कितने उतावले हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बीच में ही रोककर राजकुमार ने कहा कि मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा, अब तुम मुझे जाने दो। वह बोली, राजकुमार, मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन नहीं रखूंगी, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार राजी हो गया। वह रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। उस सुंदरी को बार बार हराता पर हताश नहीं हुई। उसे पता चला कि राजकुमारी की बुद्धि कितनी प्रकांड है। अब इधर सुबह हो चुकी थी। उस सुंदरी ने उसकी अंगूठी भी उसे लौटा दी और राजकुमार से बोली कि अब तुम जाओ, तुम्हारा रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। उस सुंदरी ने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और उसके जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। एक रात में मंत्री के लड़के की जो हालत हो गई थी उसे वही जानता था। ऐसा लग रहा था कि अब राजकुमार घर के अंदर ही फंसा रहेगा, बाहर नहीं आएगा। लेकिन जब दरवाजा खुला और राजकुमार बाहर आता दिखाई पड़ा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया। राजकुमार ने उससे कहा, दोस्त, बच्चों की तरह घबराने की जरूरत नहीं है। जादूगरनी की पूरी कहानी उससे कह सुनाई
और वह बोला कि मैं मानता हूं कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उससे कामयाबी मिलकर ही रहती है। उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं पर वे दूर हो जाती हैं। मंत्री के लड़के ने कहा कि आप सही कहते हो, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। नगरी से निकलकर अब वह दोनों खुले मैदान में थे। वह दोनों अपने रास्ते पर चलते गए। रास्ते में हरे भरे बगीचे मिले, कहीं नदी नाले, पर उन सबको पार करते हुए वह दोनों आगे बढ़ते गए। आगे उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम के बाहर एक साधु बाबा बैठे हुए, बड़ी बड़ी जटाएं, लंबी लंबी दाढ़ी। राजकुमार का मन हुआ कि रात को वह दोनों यही आश्रम में ठहर जाए। अपने साथी से सलाह की तो वह भी राजी हो गया। राजकुमार ने साधु महाराज के पास जाकर कहा कि बाबा, हम मुसाफिर हैं और बहुत ही दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो रात को हम यहीं ठहर जाएं, सवेरे यहां से चले जाएंगे। साधु महाराज ने उन्हें वहां ठहरने की आज्ञा दी। साधु महाराज की यह बात सुनकर राजकुमार को बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने घोड़ों को वहीं बांध दिया और आश्रम के कमरे में बिस्तर लगाया। साधु महाराज भी वहीं आ गए। उनमें आपस में बातें होने लगी। साधु महाराज बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जब वे बोलते तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उनके मुख से फूल झड़ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने अपनी सारी बात उन साधु महाराज को विस्तार से बताई और अंत में कहा कि बाबा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने उद्देश्य में सफलता मिले। महात्मा बोले कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी है, पर बेटा तुम्हारा काम तो आकाश से तारे तोड़ लाने के समान है। यह कहकर साधु बाबा चुप हो गए। फिर वे बोले कि मेरे यहां से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। महात्मा जी भभूत लेकर आए और राजकुमार को सौंपते हुए बोले कि इसे संभाल कर रखना और किसी को मालूम मत होने देना। इस प्रकार समझाते हुए बाबा ने भभूत की डिब्बी राजकुमार को दी। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए वह डिब्बी अपने पास रखी। राजकुमार सोच रहा था कि राजकुमारी पद्मिनी की वाड़ेबंदी को भेदने का रास्ता साफ होता जा रहा है। बाबा कह रहे थे कि जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे साहस से काम लो। प्रभु ने यह जीवन हमें बड़े बड़े काम करने के लिए ही दिया है। लोग छोटी छोटी चीजों में फंसे रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर देते हैं। राजकुमार और मंत्री का बेटा बड़े ध्यान से उन बाबा की बातें सुन रहे थे। बाबा के मुख से निकले एक एक शब्द के पीछे उनका विश्वास था। उन्होंने कहा कि तुम लोग 3-4 दिन यहां विश्राम करके आगे बढ़ो। कौन जाने की आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन है। उस बीच में बाबा छाया की भांति उनके साथ रहे। उनके पास अनुभवों का आनंद भंडार था। उनका लाभ वह उन दोनों को देते रहे। उसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने किए पर कभी अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक बैठे रहना। उन्हें 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन से इतना मिला कि वह धन्य हो गए। अपने उद्देश्य की सफलता में अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। आखिर अब वह दोनों बाबा से आज्ञा लेकर आश्रम से रवाना हुए। वे बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। मौसम बहुत अच्छा और सुहावना था। मंद मंद हवाएं चल रही थी। रास्ता साफ था। पक्षी मस्ती से इधर उधर उड़ान भर रहे थे। राजकुमार ने उस सुंदर दृश्य को देखकर मंत्री के लड़के से कहा कि देखो, सब कुछ कितना गतिशील है। सूर्य थमता नहीं, हवा रुकती नहीं और पक्षियों का कलरव हमेशा चलता रहता है। आदमी को इससे सीख लेनी चाहिए। मंत्री के लड़के ने देखा कि राजकुमार का मन उड़ान भर रहा है। उसने कहा कि धरती भी कहां रुकती है, हर घड़ी घूमती रहती है। वह रुक जाए तो सारी दुनिया में हाहाकार मच जाए। राजकुमार ने प्रसन्न मुद्रा में कहा कि मित्र, तुम ठीक कहते हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे घोड़ों ने भी अपने स्वामी के मनोभाव जान लिए।
घोड़े की गति भी तीव्र होती गई। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा। तब तक वह लगातार चलते रहे और फिर और आखिर में एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक गए। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भटा उठ रहा था। कुछ देर में ही मंत्री का लड़का तो सो गया, पर राजकुमार को नींद नहीं आई। थोड़ी देर बाद राजकुमार देखता है कि उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना बैठे हुए। तोता और मैना में बातें होने लगी। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने मैना से कहा कि मैना, कुछ कहो जिससे रात कट जाए। मैना ने कहा कि आप बीती कहूं या परवीती। तोता बोला कि आप बीती तो रोज ही सुनते रहते हैं, आज तुम परवीती कहो। मैना तोते से बोली, ठीक है तो सुनो। इस नगर के राजा की एक लड़की है, वह बहुत ही सुंदर है। राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है। दुनिया भर के वैद्य हकीम उसका इलाज कर चुके, पर सब बेकार, क्योंकि वह ठीक नहीं होती। बेचारा राजा बहुत ही परेशान है। वह लड़की उसकी अकेली औलाद है। तोता बोला कि यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मैना बोली कि हैरानी की बात तो है ही। राजा ने यहां तक के ऐलान कर दिया कि जो कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा, वह उसी से अपनी बेटी का विवाह कर देगा। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के चिकित्सक आ रहे हैं, पर अभी तक उसे कोई भी ठीक नहीं कर पाया है। राजा बहुत ही निराश हो गया है। तोता मैना से बोला कि मैना, तुम यह बताओ कि क्या राजकुमारी की बीमारी दूर करने का कोई उपाय है? मैना ने कहा कि उपाय तो है। अगर कोई सुनता हो तो इस पेड़ की जड़ ले जाए और उससे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे, तो वह रोग से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तोता भी उदास हो उठा था, वह भी कुछ नहीं बोला। उनकी बात सुनने के बाद राजकुमार उठा और उसने अपने भाले से मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। इधर सवेरा हुआ, दोनों उठे और तैयार होकर आगे बढ़ गए। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने तोते से की थी। शहर में जगह जगह इसी बात की चर्चा थी कि जो भी व्यक्ति बीमार राजकुमारी को अच्छा कर देगा, राजा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर देगा और अपना आधा राज्य भी उसे दे देगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल की ओर बढ़ा दिया। मंत्री के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर वह कहां मानने वाला था। जब पहरेदारों ने उसे रोका तो उसने कहा कि मैं राजकुमारी का इलाज करूंगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा कि बड़े से बड़े वैद्य हकीम राजकुमारी का इलाज नहीं कर सके, पर मेरी बेटी को कोई भी अच्छा नहीं कर सका। तुम भी कोशिश कर लो। अब राजकुमार को राजकुमारी के पास ले जाया गया। राजकुमार ने थोड़ा पानी लेकर पेड़ की जड़ को घिसकर बेहोश पड़ी राजकुमारी के होठों पर लगा दिया। राजकुमारी के शहर में कुछ हलचल हुई और कुछ ही देर में राजकुमारी ने आंखें खोल दी। यह देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने खुशी से राजकुमार को सीने से लगा लिया। राजकुमारी उठकर बैठ गई। राजकुमारी अब ठीक हो चुकी थी। अब इधर शर्त के अनुसार राजा ने कहा कि अब तुम मेरी बेटी को और मेरे आधे राज्य को ग्रहण करो। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने कहा कि कोई बात नहीं है। राजकुमार, जब तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो मेरी बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यहीं राज्य करना। इसके बाद राजा ने बड़े मान सम्मान से राजकुमार को विदा देते हुए कहा कि यहां से 20 कोस पर एक गुफा है। उस गुफा में एक बाबा रहते हैं, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार महल से बाहर आया तो मंत्री का लड़का उसकी राह देख रहा था। मंत्री के लड़के को पहले ही सारा समाचार मिल चुका था। उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया और कहा, मित्र, यह चमत्कार कैसे हुआ? राजकुमार ने उसे पिछली रात की घटना सुनाकर कहा कि यह दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो जाता है। ना हम उस पेड़ के नीचे ठहरते और ना ही चमत्कार होता। हमें तोता और मैना का उपकार मानना चाहिए। इसके बाद राजकुमार ने वहां से प्रस्थान किया। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने के लिए कहा था। वे उस गुफा पर पहुंचे।
उस गुफा में बाबा बैठे हुए थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली और जिज्ञासा भरे स्वर से कहा कि तुम कौन हो और कैसे आए हो। राजकुमार ने सारा हाल सुनाकर कहा कि राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। बाबा बोले कि बेटा, तुमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। राजकुमार बोला कि बाबा, लेकिन आदमी तो बना ही कठिन काम करने के लिए। राजकुमार की बात सुनकर बाबा की आंखें चमक उठी। बाबा बोले कि तुमने ठीक कहा, जो कठिन काम से बचे वह आदमी ही क्या। उन्होंने कहा कि अब तुम द्वीप के पास आ गए हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें महासागर को पार करना होगा। कैसे करोगे? राजकुमार ने कोई झिझक नहीं दिखाई। राजकुमार बोला कि बाबा, जो शक्ति मुझे यहां तक ले आई है वही शक्ति इस कठिनाई का भी रास्ता निकालेगी। बाबा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक खड़ाऊ की जोड़ी देता हूं। तुम उससे समुद्र पार कर जाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार ने अत्यंत कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में अपना सिर रखा और बाबा ने समुद्र पार करने के लिए खड़ाऊ की जोड़ी दी। उसके बाद बाबा ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। जब राजकुमार और मंत्री का बेटा अपने घोड़े पर सवार होकर चले तो राजकुमार ने मंत्री के लड़के से कहा कि राजा बड़ा ही उदार था। उसके साथ जो हुआ उसका बदला उसने चुका दिया। हमारी इतनी बड़ी समस्या को सहज ही हल कर दिया। वहां से दोनों आगे बढ़े। राजकुमार मन ही मन सोच रहा था कि खड़ाऊ की मदद से मैं तो सागर पार कर लूंगा, पर उसके साथी का क्या होगा। मंत्री के लड़के से कहा कि मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा तुम यहीं रुकोगे। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का लड़का दुखी हो गया। यह कैसे होगा, वह सोचने लगा। अकेला राजकुमार उस किले को कैसे फतेह कर सकेगा। जब उसने अपनी आशंका राजकुमार से व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बनाते हुए कहा कि मित्र, तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास सारे साधन हैं। मंत्री का लड़का भीतर ही भीतर यह सोचकर परेशान था कि यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो वह राजा को मुंह कैसे दिखाएगा। राजकुमार हिम्मत से आगे बढ़ रहा था और साथी का दिल बैठा जा रहा था। अंत में उन्हें दहाड़ता हुआ सागर सामने दिखाई पड़ा। सागर की बड़ी बड़ी लहरें एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। सागर के तट पर पहुंचकर दोनों दोस्त अपने घोड़े से नीचे उतरे। राजकुमार ने अगले दिन सुबह वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह उठकर राजकुमार ने अपने घोड़े को खूब प्यार किया। उसके बाद राजकुमार ने मंत्री के लड़के के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगाया और सूर्य की पहली किरणों में खड़ाऊ पहनकर सागर के तट पर जाकर खड़ा हुआ। उसके बाद राजकुमार उन खड़ाओं के सहारे आगे बढ़ने लगा। मंत्री का लड़का राजकुमार को इस प्रकार जाते हुए बड़े आश्चर्य से देख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार इस प्रकार पानी पर कैसे चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार का वह पूरा दिन सागर पर चलते चलते बीता। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया। अगले दिन राजकुमार उस सागर के किनारे पर पहुंचा। राजकुमार सोच रहा था कि राजकुमारी पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से निकला था। उस भूमि को देखकर वह रोमांच से भर गया। उसे लग रहा था कि जैसे वह अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया है। लेकिन उसने दूर से ही देखा कि काले काले खूंखार राक्षस उस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हुए। राजकुमार ने अपनी भभूत की डिब्बी खोली और एक चुटकी भर भभूत अपने मुंह में रखी। अब वह राजकुमार सबको देख सकता था, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। राक्षस देखने में बहुत ही डरावने थे। उनके रंग रूप और चेहरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके हाथों में हथियार देखकर प्राण सूख जाते थे। राजकुमार उन सबको देखकर बेचैन हो रहा था। हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा है। अब राजकुमार ने सोचा कि शहर का एक चक्कर लगाया जाए। शहर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। वह शहर में चारों ओर खूब घूमा। राजकुमारी पद्मिनी के महल पर भी गया, किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना संभव नहीं होगा। वह नगर इतना खून सुंदर था
कि राजकुमार अपने आप को भूल गया। ऐसा अनुपम शहर को उसने पहले कभी नहीं देखा था। जगह जगह पर रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर सुशोभित और महक रहा था। राजकुमार को लग रहा था कि जैसे इंद्रपुरी में पहुंच गया। अब राजकुमार ने सोचा कि वह दृश्य तो बन गया, लेकिन वह अपने असली रूप में कैसे आएगा। यह सोचकर उसका मन व्याकुल हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी अचानक उसे उन बाबा का ध्यान आया जिन्होंने भभूत की डिब्बी उसे दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। वह राजकुमार से कह रहे थे कि यह भभूत की दूसरी डिब्बी लो। राजकुमार ने खुश होकर दूसरी डिब्बी ले ली। वहां से अंतर्ध्यान होते होते बाबा उससे कह गए कि दूसरी डिब्बी का इस्तेमाल होशियारी से करना। ये राक्षस तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे। अब राजकुमार ने इस बारे में सोचा कि आगे क्या करना है। सोचते सोचते उसने काला और सफेद बाल निकाला। पहले उसने काले बाल को जलाया। इधर बाल का जलना हुआ कि उसके सामने राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। राजकुमार ने उन्हें आदेश दिया कि पहरा दे रहे सभी राक्षसों का खात्मा कर दो। देखते ही देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए। फिर उसने सफेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उनके आने पर राजकुमार ने कहा कि समुद्र के किनारे नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। उन देवों ने समुद्र के किनारे आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दिया और उसमें तरह तरह के आभूषण थे। सभी आभूषण एक से बढ़कर एक सुंदर थे। यह सब होते ही नगर में खबर फैल गई कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। सभी लोग अचंभे रह गए कि ऐसा एकदम कैसे हो गया, लेकिन सौदागर उनके सामने मौजूद था और उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। यह खबर राजमहल में पहुंची। राजकुमारी पद्मिनी ने यह सब सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा कि उस व्यापारी को हमारे सामने लाया जाए। राजकुमारी पद्मिनी के दूत तुरंत ही व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का संदेश राजकुमार तक पहुंचाया। अब राजकुमार तो यही चाहता ही था कि वह राजकुमारी पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गया। सब कुछ अनूठा था। उधर राजकुमारी पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार के कक्ष में प्रवेश होते ही राजकुमारी पद्मिनी ने उसका अभिवादन किया। राजकुमारी पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत दिया। वह आसन पर बैठ गया तो राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि तुम कहां से आए हो। राजकुमार को ऐसा लगा जैसे पद्मिनी के मुंह से शब्द नहीं मानो फूल झड़ रहे हैं। राजकुमार एकटक उसकी ओर देखते हुए बोला कि मैं स्वर्ण भूमि से आया हूं और मैं एक सौदागर हूं। पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, यहां कैसे आए? राजकुमार का संक्षिप्त उत्तर था कि राजकुमारी, मैंने सुना था कि आप आभूषण और हीरे जवाहरात की प्रेमी हैं। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा, तो क्या तुम हमें दिखाने के लिए अपने साथ कुछ आभूषण लेकर आए हो? राजकुमार ने कहा कि जी हां, परंतु आभूषण इस समय मेरे पास नहीं है। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि फिर आभूषण कहां है? राजकुमार ने कहा कि समुद्र के किनारे मेरा जहाज खड़ा है, आभूषण वहीं पर है। राजकुमारी पद्मिनी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर हम आभूषण देखना चाहते हैं। क्या तुम मुझे आभूषण दिखा सकते हो? राजकुमार ने कहा कि अवश्य, लेकिन महारानी, मेरी इच्छा थी कि एक बार आप आभूषणों के सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक बार आप स्वयं जहाज पर आकर पूरे भंडार को देख लें। इस सुझाव पर राजकुमारी थोड़ा सोच में पड़ गई। फिर उसने राजकुमार की बात मान ली और वह जहाज पर जाने को राजी हो गई। इसके बाद राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी से आज्ञा लेकर अपने जहाज पर लौट आया। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी से विदा तो ली, लेकिन वह उसके रूप यौवन से इतना मोहित हो गया था कि अपनी सुध-बुध खो बैठा था। अब उसका मन वहां से जाने को नहीं कर रहा था। उसके लिए आगे चलना मुश्किल हो गया। वह मुड़ मुड़ कर पीछे देखता था। राजकुमार मन ही मन सोच रहा था कि मैं इतने बड़े राज्य के राजा का पुत्र हूं, किंतु कहां मेरा राज्य और कहां इस द्वीप की इस अपूर्व सुंदरी का वैभव। जमीन आसमान का अंतर था।
पर उठा कदम अब वापस तो लिया नहीं जा सकता। विचारों के अथाह सागर में डूबता उतरता राजकुमार अपने जहाज पर आया। राजकुमार जब अपने जहाज पर आया तो उसकी आंखों के आगे केवल राजकुमारी पद्मिनी घूम रही थी। राजकुमार की भूख प्यास गायब हो चुकी थी, नींद उड़ गई थी। अगले दिन समय पर राजकुमारी पद्मिनी जहाज पर आई। वहां आभूषणों का अथाह भंडार था। उन्हें देखने में राजकुमारी पद्मिनी इतनी लीन हो गई कि वे समय को ही नहीं अपने आप को भी भूल गई। राजकुमारी पद्मिनी जब जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा कि अब आप कहां जाओगी और कैसे जाओगी। राजकुमारी पद्मिनी चकित होकर बोली कि क्यों, ऐसा क्या है, मैं तो वापस अपने महल जाऊंगी। राजकुमार ने कहा कि शायद आप देख नहीं रही कि जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। पहले तो राजकुमारी पद्मिनी इसे मजाक समझी। उसने देखा कि जहाज सचमुच में चल रहा है। वह उत्तेजित होकर बोली कि तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसकी बात सुनकर राजकुमार हंस पड़ा और बोला, राजकुमारी पद्मिनी, हम द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। राजकुमारी घबरा कर बोली, लेकिन तुम हो कौन? राजकुमार ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं कुंभलगढ़ का राजकुमार हूं। उसने राजकुमारी पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े। इस कहानी को सुनकर राजकुमारी पद्मिनी चकित रह गई और वह बोली कि इसके लिए तुम्हें इतना कपट करने की क्या जरूरत? राजकुमार ने पूछा कि यदि कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राजी से आ जाती? राजकुमारी पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया। जो होना था वह तो हो चुका था, अब उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था। इधर जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। राजकुमारी पद्मिनी अब कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। तभी अचानक जहाज बड़े जोर से इधर उधर होने लगा। राजकुमारी पद्मिनी ने राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। किसी खतरे की आशंका से वह राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने उसे भरोसा दिया कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर राजकुमार हंसकर बोला कि अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं मेरी है। धीरे धीरे तूफान का वेग शांत होता गया। राजकुमारी पद्मिनी तन मन से बेहद थक चुकी थी, इसलिए उसे नींद आ गई और वह सो गई। लेकिन राजकुमार की आंख नहीं लगी। राजकुमार उसे बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने विस्मय होकर इधर उधर देखा, जहां पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वह स्वर किसका था? पता चला कि एक तोता और एक मैना आपस में बातें कर रही हैं। तोता मैना से कह रहा था कि मैना, कोई बात सुनाओ। मैना ने कहा कि क्या कहूं, चारों तरफ दुख है। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे। तोता बोला कि इनके साथ क्या होने वाला है? मैना ने कहा कि सवेरे जब यह जहाज किनारे लग जाएगा तो उस मंत्री के लड़के ने इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था एक घर में की है। ये वहां रुकेंगे और दोनों उसमें दबकर मर जाएंगे तो बड़ा बुरा होगा। इन बेचारों ने दुनिया में अभी देखा ही क्या है। तोता बोला कि मैना, क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं है? मैना बोली कि हाँ, एक उपाय है। अगर यह राजकुमार उस मंत्री के लड़के की बात ना माने और उस घर में ना ठहरे, अगर कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले कि अगर यह उस घर में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। वह राजकुमार उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह अपने ऊपर आने वाली आपदाओं से वह सहम उठा था, पर बचने का उपाय जानकर उसे खुशी हुई। उसने मन ही मन मैना का उपकार माना। इधर सवेरा होने में अब देर नहीं थी। दोनों पक्षी उड़ गए। समुद्र का किनारा भी अब दूर नहीं था। कुछ देर बाद जब जहाज समुद्र के किनारे आकर लगा तो राजकुमार ने देखा कि मंत्री का लड़का वहां उपस्थित था और उनका इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी से मंत्री के लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरा साथी है। सागर तक की यात्रा आरंभ करने तक मेरे सुख दुख में इसने बराबर मेरा साथ दिया। मंत्री का लड़का राजकुमारी पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। मंत्री के लड़के ने एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई।
राजकुमार ने कहा कि दोस्त, हमें यहाँ नहीं रहना, कोई और दूसरा भवन देखो। मंत्री के लड़के ने कहा कि आपके आने से पहले मैं यहाँ के सारे भवन देख चुका हूँ, यह भवन सबसे अच्छा है। राजकुमार ने उसकी एक नहीं सुनी। मंत्री के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास ही मिल गया। वे लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार मंत्री के लड़के को अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर वह सो गया। आधी रात के बाद अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई। मंत्री का लड़का उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि पहले वाला भवन गिरकर मिट्टी में मिल चुका है। मंत्री के लड़के ने राजकुमार की दूरदृष्टि की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजकुमारी पद्मनी तो सो चुकी थी, लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनते रहा। वह सुबह होने का इंतजार कर रहा था। इधर सुबह हुई तो वे अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से आगे बढ़े। राजकुमारी पद्मनी अपने दीप से कभी बाहर नहीं गई थी। अब लंबी चौड़ी दुनिया उसके सामने थी। तरह तरह के लोग थे, तरह तरह की उनकी पोशाकें थी, तरह तरह के उनके आचार विचार थे। राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी, अब हम एक ऐसे बाबा के आश्रम में चल रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम का दरिया बहता है। जो भी उनके पास आता है वह उसका मन जीत लेते हैं। सागर पार किया था, वह खड़ाऊ उन्होंने ही दिए थे। राजकुमारी पद्मनी आश्चर्य कर रही थी कि आखिर राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया। राजकुमारी पद्मनी ने कहा कि राजकुमार, यह संत लोग मोह माया से परे होते हैं, जो लोगों के दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं। यह कहते कहते पद्मनी के भीतर जैसे करुणा का स्रोत फूट पड़ा। उसने उसकी वाणी को अवरोध कर दिया। बाबा का आश्रम अब कुछ दूरी पर था। कुछ समय बाद ही वे बाबा के आश्रम पहुंचे। बाबा कई दिन से उनकी राह देख रहे थे। इतनी देर कैसे हो गई, यह सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठता था। राजकुमार को राजकुमारी पद्मनी के साथ सामने देखकर उनका हृदय हर्ष से पुलकित हो उठा। बाबा ने बड़ी ममता से उनका स्वागत किया और आश्रम के कक्ष में उन्हें ठहराया। बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि तुम लोग बड़ा सफर करके आए हो, थक गए होंगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। बाबा बराबर उनके साथ रहे और उन्हें खुश देखकर स्वयं आनंद विभोर होते रहे। राजकुमारी पद्मनी ने कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ जंगल में इस प्रकार मंगल होगा, पर संतों की महिमा को कौन जानता है। यह सुनकर बाबा ने चुप नहीं रहा। बाबा बोले कि राजकुमारी पद्मनी, आनंद भीतर की चीज है। जब आदमी अंतर्मन से खुश होता है तो बाहर सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। राजकुमारी पद्मनी ने सिर हिलाकर बाबा के कथन को स्वीकृति दी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह सब सो गई। अगले दिन सुबह वो वहां से चलने को तैयार थी। राजकुमार ने बाबा को खड़ाऊ लौटा दिए और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चले। अब बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था। बाबा ने उससे आग्रह किया कि वह उनकी घोषणा के अनुसार उनकी पुत्री का वरण करे और उनका आधा राज्य ले ले। राजकुमार ने अपने घोड़े को उस नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ ही समय में राजकुमार और राजकुमारी पद्मनी उस नगर में पहुंच गए। राजा राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुए और जब उन्होंने राजकुमारी पद्मनी को देखा तो उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी पद्मनी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो राजकुमार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव दिया तो राजकुमार ने उसे लेने में असमर्थता प्रकट की। राजकुमार ने एक दिन वहां ठहर कर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मनी और राजकुमारी को साथ लेकर आगे की ओर रवाना हो गया। वे वहां से घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी पद्मनी, अब हम बाबा के आश्रम में पहुंच रहे हैं जिन्होंने मुझे एक ऐसी चमत्कारी भभूत दी थी जिसे खाकर मुझे कोई नहीं देख सकता था और मैं सबको देख सकता था। उस भभूत को खाकर ही मैंने तुम्हारे दीप में प्रवेश किया था। राजकुमारी पद्मनी ने कहा कि फिर तो तुम मेरे महल में भी आए होंगे। राजकुमार बोले कि नहीं राजकुमारी, मैंने तुम्हारे महल को बाहर से देखा था। राजकुमारी ने थोड़ा व्यग्र होकर पूछा कि भीतर क्यों नहीं आई।
राजकुमार बोला कि महल में मैं जाना चाहता था, लेकिन जाने क्या सोचकर मुझे डर लगा और नगर का एक चक्कर लगाकर मैं वापस लौट आया। तभी मुझे अचानक ध्यान आया कि मैं अंतर्ध्यान तो हो गया हूं, पर मैं अपने असली रूप में कैसे आऊंगा। जब मैं इस चिंता में डूबा था कि कहीं यहीं बाबा मेरे सामने आकर खड़े हुए, मैंने अपनी चिंता बताई तो उन्होंने मुझे भभूत की एक दूसरी डिब्बी दी और कहा कि जब तुम इसे खाओगे तो अपने असली रूप में आ जाओगे। राजकुमारी पद्मिनी यह सुनकर हंस पड़ी। कुछ देर बाद बाबा का आश्रम आ गया। बाबा आश्रम के पेड़ पौधों को पानी पिला रहे। राजकुमार और उसके साथ एक दो महिलाओं को देखकर बाबा समझ गए कि वही राजकुमारी पद्मिनी है। उनके साथ एक दूसरी राजकुमारी और थी। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने उन सभी का स्वागत किया। राजकुमारी पद्मिनी बार बार बाबा के तेजस्वी चेहरे को देखती रही। राजकुमारी पद्मिनी ने उल्लासित होकर सांस ली और अपने आसन पर बैठकर आश्रम की एक एक चीज को निहारती रही। वे सभी बाबा के आश्रम पर एक रात रुके और अगले दिन सुबह बाबा से आज्ञा लेकर वहां से अपने राज्य की ओर निकले। बाबा कुछ दूर तक उनके साथ आए और आश्रम के जलाशय पर उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए और वे वहां से अपनी मंजिल की ओर वहां से आगे बढ़े। लेकिन उनकी मंजिल अभी भी इतनी आसान नहीं थी। कुछ रुकावटें और थी जिन्हें अपने राज्य पहुंचने से पहले पार करना था। अब आने वाली थी जादू की नगरी। राजकुमार ने चुपचाप उंगली की अंगूठी देखी। अचानक विचार आया कि यह अंगूठी उसकी रक्षा तो कर लेगी, लेकिन यदि राजकुमारी पद्मिनी के सामने कोई संकट आ गया तो क्या होगा। लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि अब तक की सारी बाधाएं दूर होती गई तो आगे की बाधाएं भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। राजकुमार को कुछ दूरी पर नगरी दिखाई देने लगी तो राजकुमार ने कहा कि यह लो आ गई वह नगरी जहां मैंने एक रात बिताई। राजकुमारी ने उस नगरी की सारी कहानी राजकुमारी पद्मिनी को सुनाई। राजकुमार की पूरी बात सुनकर राजकुमारी पद्मिनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। यह देखकर राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी, डरने की कोई बात नहीं है। नगरी में घुसकर वे उस जादूगरनी के घर पर गए। आज उन्हें उस घर के बाहर बुढ़िया नहीं, एक युवती मिली। राजकुमार को देखते ही वह युवती दौड़कर उसके पास आ गई। फिर उसने राजकुमारी पद्मिनी की ओर देखा तो वह जान गई कि यही है राजकुमारी पद्मिनी। वह उन्हें बड़े प्यार और आदर से अंदर ले गई। वह देखकर राजकुमारी पद्मिनी का सारा भय दूर हो गया। वहां डरावना कुछ नहीं था। आरामदायक पलंग पर उसने उनको बिठा दिया। फिर उनके लिए कुछ व्यंजन तैयार किए। सब वे आनंद से खाना खाया। राजकुमार को अचंभा हो रहा था कि जब यहाँ बंदी बनकर रहा था तब यह घर कैसा था और यहाँ का वातावरण कैसा था। आज सब कुछ बदल गया था। सभी का भोजन होने के बाद उस युवती ने कहा कि आप लोग थक चुके होंगे, रात भर विश्राम कर लो, कल सुबह हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। राजकुमार जब उसे बाल लौटाने लगा तो उसने कहा कि अब मुझे इनसे क्या लेना देना, मेरी मनोकामना पूरी हो चुकी है, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। राजकुमार ने बालों को फेंका नहीं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत तो उसे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने बड़े आदर भाव से उन्हें एक ओर रख दिया। अगले दिन सुबह उठकर युवती ने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी को जगाया और तैयार होकर घर के बाहर आए। युवती ने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़कर उस घर से अंतिम विदाई ली और राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी के साथ रवाना हो गई। राजकुमार मन ही मन अपने दोस्त के बारे में सोचने लगा कि जिस रात में इस घर में बंदी रहा था तो मेरे दोस्त ने किस मुश्किल में एक रात यहाँ बिताई थी। आज खुशी के दिन यह सब देखने के लिए वह उनके साथ वहां नहीं था, क्योंकि जहाज से उतरने के कुछ ही दिन बाद ही राजकुमार ने उसे अपने राज्य भेज दिया था, जिससे वहां उनके स्वागत की तैयारी हो सके। वहां से वे आगे बढ़े। जब जादू की नगरी पीछे छूट गई, वे सभी घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। अब उन्हें घने जंगल को पार करना था। राजकुमार का अनुमान था कि वह दिन ढलने तक जंगल को पार कर लेंगे। कुछ ही कदम चलने पर जंगल शुरू हो गया। राजकुमार को याद आया कि जाते समय उन्हें इस जंगल में एक बाघ मिला था, जिसे उसके दोस्त ने बिजली की गति से घोड़े से कूदकर उसका काम तमाम कर दिया था। पर उसने वह घटना जानबूझकर राजकुमारी पद्मिनी को नहीं सुनाई।
उस जंगल को पार करते हुए हर वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई खूंखार जानवर आया, पर उस दिन एक छोटा जानवर भी उन्हें नहीं मिला। राजकुमारी पद्मिनी को पता था कि शेर, चीते, जंगली सुअर घने वनों में बड़े आनंद से रहते हैं। उसकी इच्छा ऐसे जानवरों को देखने थी, पर एक भी जानवर नहीं आया। राजकुमारी पद्मिनी को बड़ी निराशा हुई। दिन ढलने को था, जंगल पार हुआ। राजकुमार को अभी अपना एक और वचन पूरा करना था, और अब वह बाग अधिक दूर नहीं था। वे लोग तेजी से आगे बढ़ते रहे। राजकुमारी पद्मिनी को राजकुमार ने उस रात की दास्तान भी बड़े रसपूर्वक सुना दी थी। राजकुमारी पद्मिनी का मन वहां पहुंचने का बड़ा आतुर हो रहा था। राजकुमार ने संकेत से राजकुमारी पद्मिनी को बता दिया कि यह वही बाग है। उन्होंने उस बाग के अंदर प्रवेश किया। उनके प्रवेश होते ही बाग का दरवाजा बंद हो गया, पर आज राजकुमार को पिछली बार की तरह पेड़ पर छिपकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ी। वे आराम से उस बाग को देखते रहे। परियों की राजकुमारी जब अपने सिंहासन पर आसीन हुई तो राजकुमार अपने आप राजकुमारी पद्मिनी और दोनों अन्य सुंदरियों को लेकर उनके सामने जा खड़ा हुआ। उन्हें देखकर राजकुमारी का रोम रोम हर्षित हो उठा। अब वह उनके लिए कोई अजनबी राजकुमार नहीं था, जीवन का एक अंग था। परियों की राजकुमारी ने राजकुमारी पद्मिनी को तत्काल पहचान लिया और बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर राजकुमारी पद्मिनी को अपने पास बिठा लिया। राजकुमार ने दूसरी राजकुमारी का परिचय दिया। परियों की राजकुमारी ने उनका भी स्वागत किया। उन विशेष मेहमानों की उपस्थिति से वह बाग जगमगा उठा। परियों की राजकुमारी ने उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी और राजकुमार से कहा कि मुझसे मिलने और मुझे विदा देने के लिए मेरी सखियां बहुत ही आतुर हैं। हम लोग यहां से कल सुबह प्रस्थान करेंगे। राजकुमार ने बड़ी प्रसन्नता से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन उस बाग की शोभा को देखते ही बनती थी। उन्हें देखकर लगता था कि जैसे इंद्रलोक धरती पर उतर आया। उसके हृदय उमंग से भरे थे। परियों की राजकुमारी का विशाल परिवार वहां जमा हो गया। उन्होंने मेहमानों को नाना प्रकार के मूल्यवान उपहार दिए। परियों की राजकुमारी के माता पिता भी आ गए थे। माता पिता ने बेटी को इतने आभूषण दिए कि उनको देखकर राजकुमारी पद्मिनी अपने दीप के आभूषणों को भूल गई। सबके जीवन का ऐसा अनुभव था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। खैर, उन्होंने वहां से विदा ली और अब उन लोगों ने अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। जब राजकुमार मंत्री के लड़के के साथ अपने राज्य से चला था, तब उसका मन तरह तरह की आशंकाओं से भरा हुआ था। वो चित्र उसके सामने आ रहे थे। वह किसी भी साथी के दिल को डरा सकते थे, पर उसे राजकुमारी पद्मिनी को प्राप्त करना था। अपना हौसला बनाए रखना था, पर मान के कोने में थोड़ा सा डर छुपा हुआ था। वह वहां कैसे पहुंचेगा, किंतु उसके बंद रास्ते एक के बाद एक खुलते गए। उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और बेशकीमती रत्न के रूप में उसे राजकुमारी पद्मिनी मिली, जिसे पाना बड़े भारी सौभाग्य की बात थी। वे सभी अपने राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। राजकुमार के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। कहावत है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सफलता है। यदि सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति अनुभव करता है कि वह पराजित हो गया। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी को लाने की प्रतिज्ञा की थी। राजकुमारी पद्मिनी को ले आना एक गर्व की बात थी, लेकिन राजकुमार को गर्व तो नहीं था, पर उसे संतोष अवश्य था। अब इधर राजकुमार बहुत दिनों के बाद अपने राज्य लौट रहा था। सबसे छोटा होने के कारण वह राजकुमार राजा का सबसे लाडला बेटा था। राजकुमार के मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि उसके चले जाने और इतने दिन कोई खोज खबर न मिलने पर उनके पिता की क्या हालत हुई होगी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। इस विचार के आते ही राजकुमार का सिर चकराने लगा। जब ऐसी स्थिति होती है तो अनहोनी की कल्पना सहज ही मन में उड़ जाती है, लेकिन राजकुमार मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस भाभी के कारण उसे इतने दिन का देश निकाला मिला था, वह भी आनंद में होगी। अब राजकुमार के मन में उनके प्रति आक्रोश शांत हो गया था। आखिर उन्हीं के उपहास से उसे राजकुमारी पद्मिनी जैसी नारी रत्न उपहार में मिली थी। राजकुमार को विचारों में खोया देखकर
राजकुमारी पद्मिनी ने मुस्कुराकर पूछा कि क्यों राजकुमार, क्या सोच रहे हो? अब तो तुम्हारा मनचाहा हो गया, तुम्हारा सपना साकार हो गया, अभी कोई परेशानी है क्या? राजकुमारी पद्मिनी की आवाज सुनकर राजकुमार अपने में लौट आया और बोला, राजकुमारी पद्मिनी, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। वे अपनी सीमा में कुछ आगे बढ़े तो सब रोमांचित हो उठे। वहां पर स्वयं राजा उपस्थित थे, सारी प्रजा उपस्थित थी। उन्होंने सारी टोली का स्वागत किया। पिता पुत्र का जब मिलन हुआ तो खुशी के मारे उनकी आंखों से कई बूंदें टपक पड़ी। ममता केवल मृत्यु लोक में ही नहीं, ब्रह्मांड के सभी लोगों में ममता के सागर लहराते हैं। सच यह है कि बिना प्यार ममता के कोई रह नहीं सकता है। जिसके पास हृदय है उसके पास प्यार की अनमोल संपदा है। खैर, राजा को अपना खोया बेटा मिल गया था और बेटे पर प्यार बरसाते पिता ने नगर में प्रवेश किया। मकानों की छतों से स्त्रियां और बच्चे उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। महल में रानियां उनकी आरती उतारने के लिए बड़े उल्लास से उसका इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में राजकुमार ने अपनी रानियों के साथ महल में कदम रखा। उनकी आरती उतारी गई। इस दृश्य से महल की शोभा में चार चांद लग गए। थोड़ी देर में राज दरबार खचाखच भर गया। राजकुमार जब चारों राजकुमारियों के साथ वहां आया तो छोटे राजकुमार के बिना जो राज दरबार सूना पड़ा था फिर जगमगा उठा। राज दरबार में राजकुमार तथा राजकुमारी का भव्य स्वागत हुआ। उधर छोटी भाभी को राजकुमार के सामने आने में थोड़ा संकोच हो रहा था। राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष में गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। भाभी कुछ कहती उससे पहले राजकुमार ने कहा कि भाभी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। यदि तुमने मुझे उल्हाना ना दिया होता तो यह रत्नों सी राजकुमारियां मुझे कैसे मिलती? भाभी के मुंह से बस यही निकला कि तुमने राजकुमारी पद्मिनी को लाकर महल को जगमगा दिया। इधर राजपुरोहित को बुलाकर विवाह का मुहूर्त निकलवाया गया। राजकुमार के विवाह की तैयारियां की गई। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। राजकुमार को एक से बढ़कर एक राजकुमारियां मिल गई। यह देखकर राजा आनंदित हुए। राजा खुशी हुआ और अपने बेटे को राज्य का राजा बना दिया। दोस्तों, राजकुमार और रानी पद्मावती की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।